जी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कोर्स शुरू करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे हासिल होते हैं, लिविंग थिंग्स से। ये हमारे पास लिविंग थिंग से हासिल होते हैं क्योंकि जो वर्ड ऑर्गेनिक होता है इसका मतलब होता है लाइफ, इसको एसोसिएट करते हैं लाइफ के साथ। और जो वर्ड इनऑर्गेनिक होता है इसको हम एसोसिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स और इसके अलावा एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं। हम लोग ये कहते थे कि जो चीज़ें सिर्फ प्लांट और एनिमल से हासिल होती हैं इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रपोज किया था जे बर्जीलियस ने, यानी जैकबस बर्जीलियस ने। और बर्जीलियस ने आप लोगों को क्या बात बताई, इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज ही नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेडरिक वोलर ने। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया था जी, 1828 में इसने अमोनियम सायानाइड लिया। अमोनियम सायानाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसने अमोनियम सायानाइड को हीट करके कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। अब ये जो हमारे पास यूरिया बन रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, अमाइड है ये। ठीक है, अमाइड, आप इसको डाई इमाइड मीथेन भी कह सकते हो, या इसके अलावा आप इसको कार्बोनाइल अमाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अमाइन आ जाता है। अब आपने ये बताना है कि जो अमाइन होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसका मतलब है ये तो लैब में सिंथेसाइज होने लग गए, तो फिर इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है लैब के अंदर। तो ये वाला हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। अब क्या था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हम इसके बारे में क्या कहते थे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी जो उनसे डिराइव हुए हैं, जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डेरिवेटिव्स आपके पास आ जाता है जी स्टूडेंट्स। 1852 में कुलेट ने क्या किया था, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जब इसने क्या किया, एसिटिक एसिड यानी जो विनीगर के अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड को इसने सबसे पहले लैब में प्रिपेयर किया था। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट होता है लेकिन दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। लाइक आपके पास ये कार्बोनेट आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स आते हैं। इसके अलावा आपके पास सायानाइड आ जाएगा, सायानेट्स आ जाते हैं, कार्बाइड्स वगैरह। अब ये क्यों इनऑर्गेनिक है नेचर में, आपने बताना है कि ये इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज को शो नहीं करते। बेसिक तो हम ये कहते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहे होते, तो लेकिन हम लोग कंप्लीट इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज इनके अंदर मौजूद नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, यानी आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमारे पास जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहे होते। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन हमारे पास क्या होता है कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन क्या करता है, ये जो कार्बन है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा अपने जैसे कार्बन एटम के साथ भी और इसके अलावा दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। और ये यहाँ तो लॉन्ग चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, या फिर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा आपके पास नॉन आयोनिक करैक्टर आ जाता है। नॉन आयोनिक बिहेवियर के बारे में आपने क्या बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयोनिक होते हैं यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इनमें क्यों होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड यहाँ पे नॉन आयोनिक होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ये सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे बेटे होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज के बारे में आप लोगों ने क्या बताना है कि ये होमोलोगस सीरीज क्या होगी, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी CH2 आपने ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट मेंबर आता जाएगा। और ये सिमिलैरिटी किस किस चीज़ में होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सिमिलर होती हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ फॉर्मेशन है
ठीक है, यानी फॉर्मेशन के मेथड्स होते हैं वो हमारे पास इधर सेम होंगे, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने क्या बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग लोअर मेंबर की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इनका वेट ज़्यादा होगा और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट क्या चीज़ होती है हमारे पास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आइसोमेरिज्म का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके पास आ जाएगा, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कंबस्टिबल हैं, यानी इन्हें ईजीली बर्न किया जा सकता है। इसके अलावा आपने बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है, ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि नेक्स्ट आपने ये बताना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी होगी, यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हमें, हमारे पास बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, क्लॉथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड के तौर पे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जो ये आर्टिफिशियल विटामिन वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स के लिए, डाई वगैरह बनाने के लिए, पेंट्स वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लिविंग थिंग्स से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते थे तो इसको हम लोग प्लांट और एनिमल से हासिल होने वाली प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल कंपाउंड्स इनको कहते हैं। और इसके अलावा इन नेचुरल कंपाउंड्स के अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि जिस ब्रांच के अंदर इन नेचुरल कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है इसको नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहते हैं। ये आपके पास MD कैट नीट वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्या होती है, ये MCQs आता है तो ये आपकी हेल्प कर देगा।